Very good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा। हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं। बहुत इनिशियल क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक पढ़ाते हैं, जो उस जो क्लास की डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग। जैसे कि जो पहले मैं टॉपिक का नाम आपको बता दूं, जैसा आप देख पा रहे हो, इस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, कैसे होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत ही इजी है अगर इसको हम समझें अच्छी तरह। इसकी जो फिजिकल एस्पेक्ट है, इसकी थ्योरी है, क्योंकि इसका हर चीज का एक तरीका होता है पढ़ने का। सबसे पहले पढ़ा जाता है उसकी डेफिनेशन, फिर पढ़ी जाती है उसकी थ्योरी, क्या प्रिंसिपल है उसके पीछे, कैसे वो काम करती है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़ी जाती है। और अधिकतर हम क्या करते हैं, हम उल्टा काम करने की कोशिश करते हैं। हम पहले एप्लीकेशंस पढ़ना चाहते हैं, बाद में थ्योरी देखते हैं, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम यहाँ सीधे चलेंगे, पहले इसकी जो भी डेफिनेशन है, थ्योरी है, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट आपके अगली क्लासेस में होगा। तो होता क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम जानेंगे। कहाँ आपने पढ़ा है, मैं आपको बता दूं। पहले आपने ये पढ़ा है जब हम बोर की कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर ही आपको एक टर्म आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अगर याद हो तो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर अलग अलग लाइंस मिलती हैं हमें। अगर ध्यान हो तो आपको लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, है ना, ये सारी लाइनें मिलती हैं। और ये लाइनें क्या है सब? ये लाइनें क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है। ये बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो क्यों इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं? क्या तरीका है स्पेक्ट्रम को नाम देने का, कि कौन सा स्पेक्ट्रम कौन सा कहलाएगा? ये सब चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, कौन कौन से आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्या क्या यूजेस हैं, है ना, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक बड़ा पार्ट है ये, पूरी लगभग पूरी यूनिट आपका ये कवर करता है। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब चीजें हम इजीली समझ पाएंगे और याद कर पाएंगे, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। सबसे पहली चीज, ठीक है, बाय विच वी कैन नो व्हाट इज इन द सैंपल एंड हाउ मच इज इन द सैंपल। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें ये बताती हैं। ठीक है, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग उसकी यूजेस हैं, वो हम बाद में देखेंगे। है क्या ये प्रकाश है हमारा, ठीक है, ये हमारा पदार्थ है या मैटर है, ये लाइट है। लाइट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसका बहुत छोटा सा पार्ट लाइट होता है ना। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम अभी जानेंगे क्या होता है, ठीक है, उसके और जो मैटर हम लेते हैं सैंपल सेल में, इसके जो इंटरेक्शन होता है, उससे जो हमें रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं, इस पूरी जो जो साइंस है, ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये टोटल मिला के स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। ठीक है तो यह प्रकाश एवं पदार्थों के बीच होने वाली अंतः क्रिया है, इंटरेक्शन है। वो इंटरेक्शन क्यों होता है, क्यों प्रकाश पदार्थ से इंटरेक्ट करता है, उससे क्या रिजल्टेंट क्या होता है उस पदार्थ के अंदर ऐसा कि हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, वो सब चीजें, उन सब चीजों का जवाब हम इस चैप्टर में मिलेगा हमें, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सबसे पहले लाइट क्या है? तो लाइट, मैंने बताया कि लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो कि ऐसे दोलन करती रहती है, ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ऑसिलेट इन स्पेस। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने 1671 में क्या किया कि जो सूर्य के प्रकाश से लाइट आ रही है, सूर्य के प्रकाश जो आ रहा है, सनलाइट जो आ रही है, उसको उन्होंने प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म क्या होता है, आप लोगों ने 11th-12th में देखा होगा, आपके फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में होता है, ग्लास का बना हुआ इस तरह से। ठीक है, तो जब उन्होंने उस व्हाइट लाइट को, जो सनलाइट आ रही है, उसको इसमें से गुजारा, तो आश्चर्य आज हमें दिखता है और 7 कलर से जाते हैं, तो हम उससे एकदम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना। लेकिन जब फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि लाइट तो एक इसके अंदर आ रही थी,
ठीक है, लेकिन वो टूट के 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विबग्योर। ये अब सब आप जानते ही हैं, बेनिया पिनाला इसे हिंदी में कहते हैं, या वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड से मिलके विबग्योर बनता है। तो 7 कलर्स में वो बढ़ जाता है। तो आप इसको यूं कह लीजिए कि सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक स्पेक्ट्रम का, ठीक है। स्पेक्ट्रम मैंने अभी नहीं आपको बता दिया कि मैटर और लाइट का इंटरेक्शन है ना। तो लाइट है, ये स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहले जान लें, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि कैसे लाइट से मैटर से इंटरेक्ट करता है ना। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला पार्ट जो है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। दूसरा पार्ट है वो है इसका सैंपल, ठीक है। तो पहले हम इसको जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, अच्छे से इसको जानेंगे। तो जैसे एक सामान्य तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य होती है, वैसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग में भी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आयाम होता है। ये तीनों चीजें क्या होती है ये भी हम बताएंगे आपको। तो जब प्रिज्म से इस लाइट को गुजारा हमने, है ना, इस व्हाइट लाइट आई यहाँ पे सपोज, और इस प्रिज्म से हमसे गुजारा, ठीक है, तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। अब इन 7 कलर्स में एक व्यवस्था है, एक सिस्टमैटिक वे में ये जमे हुए हैं। वो सिस्टमैटिक वे क्या होता है, वो सिस्टमैटिक जो तरीका है वो ये है, एक एनर्जी के क्रम में ये जमे होते हैं, एक वेवलेंथ के क्रम में जमे होते हैं। अगर इनका देखें तो ये जो वेवलेंथ होता है इनका इस क्रम में होता है, फ्रीक्वेंसी हम देखें तो इस क्रम में होती है, एनर्जी हम देखें तो इस क्रम में होती है, ठीक है। तो ये एक क्रम है। तो एक क्रम से विद्युत चुंबकीय तरंग जब जमी होती है तो वह व्यवस्था स्पेक्ट्रम कहलाती है, ओके। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश को गुजारने पर वह एक निश्चित तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। यही व्यवस्था स्पेक्ट्रम कहलाती है तथा इसका अध्ययन ही स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। और इसके अध्ययन में काम आने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने ही स्पेक्ट्रम शब्द दिया था, ओके। अब मैंने कहा कि जो लाइट है, सूर्य की प्रकाश जो आ रहा है वो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वाइड रेंज में व्याख्या करें तो ये एक वेवलेंथ के क्रम में जमे हुए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी के या एनर्जी के क्रम में जमी हुई विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो ये बहुत सारी होती हैं, इनको इनकी अलग अलग रेंज में बांटा गया है, ठीक है। रेडियो तरंग से शुरू होता है और गामा रे तक आता है। अगर मैं यूं कहूं कि ये सपोज ऐसे एक स्पेक्ट्रम है हमारा, ये है ना, यहाँ ये हमारी रेडियो वेव्स है। अगर ये सपोज एक स्पेक्ट्रम में अगर इसको बोलूं, ये एक स्पेक्ट्रम है सपोज, तो ये सबसे बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है। देन तरंग दैर्घ्य यहाँ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ कम होती जा रही है। तो सबसे पहले आती हैं रेडियो तरंगे, या जिन्हें रेडियो वेव्स बोलते हैं। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ सपोज ये रेडियो वेव्स है। उसके बाद माइक्रोवेव्स, थोड़ी वेवलेंथ कम हो गई। देन इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट जिसके बारे में हमने अभी बताया, देन पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरण, गामा रे। तो जब हम लेफ्ट टू राइट इस तरह जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। किसके द्वारा, या तो वेवलेंथ के रूप में कह लीजिए, फ्रीक्वेंसी के रूप में कह लीजिए, या एनर्जी के रूप में कह लीजिए। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सिंपली वापस रिपीट करता हूं मैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये एक वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है। अभी इसमें जब छोटे छोटे टुकड़े निकालेंगे बाद में, तो ये एक वाइड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम दिखा रहे हैं आपको। लेफ्ट शुरू हो रहा है, जो रेडियो तरंगे हैं बहुत ज्यादा वेवलेंथ होता है जिनका। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो एनर्जी इनकी यहाँ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, वेव नंबर बढ़ता जाता है, और लैम्डा क्या हो रहा है, लैम्डा इधर इधर लैम्डा बढ़ता जाता है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक सिंपल रिलेशनशिप है, E इज इक्वल टू
h nu. E is directly proportional to frequency. Okay, and nu is equal to, nu is inversely proportional to lambda. ओके, एंड न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. तो ये सारे रिलेशनशिप यही बताते हैं कि लैम्डा जिधर ज्यादा होगा उधर एनर्जी कम होगी. तो ये एक स्पेक्ट्रम है. ठीक है, अब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण देखते हैं. अभी हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेशल अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये किससे मिलकर बनी है और क्यों इतनी खास है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैक्सवेल ने कहा कि ये दो घटकों से मिलकर बनी होती है. एक होता है चुंबकीय और एक होता है विद्युत घटक. एक मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रॉनिक. ठीक, इलेक्ट्रिक सॉरी. तो ये अगर एक्स वाई जेड हम तीन डायरेक्शन अगर देखें, दिस एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन. तो अगर जो मेरी वेव है वो इस डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट कर रही है, सपोज इधर चल रही है हमारी वेव जो है इस साइड जा रही है, तो इसमें दो घटक होंगे जो इसके पैरेलल होंगे. ठीक है, तीनों अलग अलग एक्सिस में है. अगर ये इस डायरेक्शन में चल रही है तो जेड एक्सिस में जो होगा वो होगा हमारा सपोज मैग्नेटिक. ठीक है, और ऐसे ही जो वाई एक्सिस है इस तरह, इसमें थोड़ा टिपिकल हो गया, इसमें ज्यादा अच्छा दिख पाएगा. ठीक है, तो एक हो गया एक्स डायरेक्शन में जो प्रोपोगेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में सपोज मैग्नेटिक है तो जेड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक होगा. तो ये एक विद्युत घटक हो गया, ये एक चुंबकीय घटक हो गया, और ये दोनों इसके पैरेलल होते हैं. तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग. इसका जो वेलोसिटी होता है वो प्रकाश के वेग के समान ही 3 × 10⁸ मीटर होता है. ठीक है, और मैंने बता दिया कि इनकी क्रमबद्ध जो व्यवस्था है तरंगदैर्घ्य, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी के अनुसार, उसको ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, है ना. अब वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने कहते हैं कि ये वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है. तो तरंग के गुण जो होते हैं वो सब गुण इस पे लागू होते हैं. तरंग में अगर गुण देखें हम, बहुत ही बेसिक है, आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको. अगर ये कोई तरंग है, सपोज ये सपोज कोई तरंग है, एक बार में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक ही गुण काम आता है. या तो इलेक्ट्रिक को आप देख लीजिए, विद्युत वाले को देख लीजिए, या चुंबकीय गुण को देख लीजिए, है ना. एक ही तरह से हम किसी भी थ्योरी को समझा सकते हैं, दोनों गुण एक ही पे लागू नहीं होते हैं. तो अगर ये कोई तरंग है तो सबसे पहला जो उसका गुण है वो है तरंग दैर्ध्य. तो तरंग दैर्ध्य ये होता है, इसमें ये जो होते हैं ये क्रस्ट कहलाते हैं और ये कहलाते हैं ट्रफ्स. एक होता है उच्चिष्ट, एक होता है गर्त. ठीक है, तो एक जो क्रस्ट है इनके, इन क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, जो आइडेंटिकल बिंदु हैं, दो आइडेंटिकल बिंदुओं के बीच की दूरी, क्रस्ट और ट्रफ, ये जो होता है ये कहलाता है लैम्डा. ओके, तो लैम्डा एक पूर्ण दोलन में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, उसको कहते हैं लैम्डा. लैम्डा के मात्रक हैं एंगस्ट्रॉम, जो कि 10⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻8 मीटर होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार कन्वर्जन में काम आते हैं. कई जगह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है, सिर्फ कन्वर्जन है, लेकिन अगर हमें ये नहीं आता है तो वो नहीं कर पाते हैं. 1 माइक्रोन 10⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻6 मीटर. 1 मिली माइक्रोन 10⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻9 मीटर. ठीक है, ये सब है. ओके, दूसरी चीज आवृत्ति. तो किसी एक बिंदु से, सपोज ये बिंदु ले लीजिए, कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की कुल संख्या को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, कितनी बार वो फ्रीक्वेंटली वहां से वो वेव गुजरेगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति होती है हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड जिसे हम कहते हैं. 1 किलो हर्ट्ज में 100 हर्ट्ज है और 1 मेगा हर्ट्ज में 10⁻6 हर्ट्ज होते हैं. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तीसरी चीज वेव नंबर. तो अधिकतर जो आईआर रेडिएशन होती हैं उनको वेव नंबर में ही दर्शाया जाता है. ठीक है, तो वेव नंबर को न्यू बार करके हम दिखाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. ठीक है, तो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये भी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. E इज इक्वल टू
देखा है हमने एच न्यू बार सी, तो ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे आईआर में काम में लेते हैं अधिकतर, है ना? तो ये होगी तरंग संख्या। एक और चीज आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आयाम कितना ऊपर तक वो तरंग जाती है। तो ये सारे तरंग के गुण हैं। तो ये आज हमने जो पढ़ा कि क्या होती है तरंग, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या स्पेक्ट्रम है। अगर मैं एक बार और रिवाइज कर दूं आपको, तो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका मैटर के साथ में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन से वो कुछ अवशोषण होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेंगी, वो सब जो स्टडी किया जाता है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। स्पेक्ट्रम होता है स्पेशल और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, क्रमबद्ध जो जमाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, उनकी तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति या वेव नंबर के क्रम में, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। हमने पूरा एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम भी देखा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है और गामा रे तक जाता है। बहुत इंटरेस्टिंगली वो किस तरह एक मॉलिक्यूल की इफेक्ट करता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक लेक्चर मैंने आपको दिया है अभी, ओके। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है वो भी हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगी दो पोर्शन से बनी होती है। एक घटक होता है वो होता है इलेक्ट्रिक या विद्युत घटक, दूसरा होता है चुंबकीय घटक। और जो प्रोपगेशन है, जिस तरह वेव जा रही है, उसके परपेंडिकुलर ये दोनों घटक होते हैं। एक बार में एक ही घटक काम में लिया जाता है, किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोनों घटकों को एक साथ हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। साथ में हमने तरंग के गुण देखे। आज ये छोटा सा जो लेक्चर है इतना ही करेंगे। नेक्स्ट में हम स्पेक्ट्रम के प्रकार देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।